अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज के खिताब को लेकर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मियां वाली में किया। अवामी इज्तिमा था जहां पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा तो बहुत कुछ, और जो पैकेजेस थे उसका ऐलान किया, स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया, हेल्थ कार्ड की बात की कि 10 लाख तक की रकम का आप जाकर इलाज करवा सकते हैं किसी भी अस्पताल से। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एनआरओ नहीं दूंगा। और वो किस तरह से कहा? वो इस तरह से उन्होंने कहा कि जी हम वजीरिस्तान में जो लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, जो हमारे कबायली हैं, जो बलूचिस्तान में लोग मौजूद हैं हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन जो मुल्क से अवाम का पैसा लूट कर बाहर ले गए हैं उनसे किसी भी तरह की कोई बात, कोई मफामत नहीं हो सकती। और फिर महंगाई की उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि जी पूरी दुनिया में महंगाई हुई है और पाकिस्तान में अगर बाकी ममालिक से कंपैरिजन किया जाए तो महंगाई कम है। और उन्होंने कहा ये सब कोरोना की वजह से। और साथ में फिर ये एक खुशखबरी भी दी जो कि शौकत तरीन साहब ने भी दी थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हमने सुन लिया कि 4-5 माह के बाद महंगाई कंट्रोल हो जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा ये पूरी दुनिया ने इससे सफर किया और पाकिस्तान उसमें शामिल है। आज के प्रोग्राम में जी डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ, हमें ज्वाइन किया हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नदीम कुरैशी साहब ने। नदीम कुरैशी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पीएमएलएन से हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ने। दानियाल चौधरी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो टुनाइट। सबसे पहले दानियाल चौधरी साहब, आपसे आपका रद्द-ए-अमल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की इस स्पीच को लेकर जो आज उन्होंने मियां वाली में की। और उनका शहर भी है मियां वाली, और उन्होंने फिर वहां पे नमल यूनिवर्सिटी की भी बात की और दीगर जो और उनके अहम पॉइंट्स थे उसमें से कुछ मैंने आपको भी प्रोग्राम के आगाज में इब्तदाइये में बता भी दिए। तो मफामत पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दफा फिर अपने अज़्म को दोहराया है जो गुज़श्ता 3 साल से वो कहते आ रहे हैं। वही बात उन्होंने आज रिपीट की है कि जो मुल्क से पैसा बाहर लेकर गए हैं उनके साथ कोई मफामत नहीं होगी, कोई यानी कि एनआरओ नहीं होगा। तो इशारा आपकी तरफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम तो आज भी मुंतजर हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के कि जो उन्होंने गवर्नर हाउसेज गिरा के उस पर यूनिवर्सिटीज बनानी थी, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बननी थी, जो उन्होंने 300 डैम्स बनाने थे, जो उन्होंने 8,000 अरब बाहर से पाकिस्तान में लेके आने थे, और उनकी उन बातों के मुंतजर हैं जो उन्होंने वादे किए थे इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए। और उन्होंने तरीका क्या बताया था कि गाय बेचेंगे, मुर्गियां लेंगे, वो अंडे देंगी, अंडों के ऊपर मुर्गियां बैठाएंगे और वो बच्चे निकलेंगे और हम एक एग्रीकल्चर स्टेट बनेंगे। आज भी अवाम जो है मुंतजर है उन झूठे वादों के, जहां इन्होंने वादे किए थे कि हम 1 करोड़ घर देंगे और 50 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन इन्होंने अपनी पॉलिसीज की वजह से 20 मिलियन लोगों को बिलो द पॉवर्टी लाइन गिरा के और 16,000 लोगों को इन्होंने नौकरियों से फारिग किया। तो हम इनकी बातों को कैसे मान सकते हैं? हम इनकी बातों को कैसे बिलीव कर सकते हैं, जहां ये अवाम के सामने आके खड़े होके हाथ उठा उठा के बात करते हैं और जहां ये वादे करते हैं, और आज एज वी स्पीक राइट नाउ बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज 5 मिलियन पीपल 5 मिलियन पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। हमारे जो हालात हैं, आपकी जो फैक्ट्रीज, चीजें, जो आपकी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोथ, डीवैल्यूएशन, आप जिस चीज को उठाएं इन्होंने बिगाड़ा हुआ है। वो कहते हैं ना तो कोविड की वजह से। एक नए वादे से क्या क्या फर्क पड़ जाएगा? ये आज भी फीते काट रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्रोजेक्ट्स के। वो ग्रीन लाइन हो या कोई वो हाइड्रो पावर का स्टेशन हो, वो रावलपिंडी में कोई कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल हो या टीबी हॉस्पिटल हो या मियां वाली की रोड हो, मोटरवेज हो, ये हमारे बनाए हुए मंसूबों के तो फीते आज तक काट रहे हैं। तो हम इनकी किस बात का एतबार कर सकते हैं? हम इनकी अच्छा, किस बात को माने? और माने तब कि जब उन्होंने आज तक अभी तक कुछ किया हो, अवाम को कोई रिलीफ दिया हो, अवाम की महंगाई के ऊपर कोई बात की हो, डीवैल्यूएशन के ऊपर बात की हो, डॉलर की स्ट्रेंथनिंग की बात की हो, आटा चीनी को कम करने की बात की हो, या असल में कुछ किया हो। ये आज तक से झूठे वादे और झूठी बातें हैं इनकी। ठीक। लेकिन दानियाल साहब, अभी आपने बात की कि गवर्नर हाउसेस को गिराने की बात हुई थी। शायद गिराया इसलिए नहीं कि अभी जैसे कि चौधरी सरवर साहब ने बरतानिया में कहा कि जी हमने आईएमएफ से कर्जा लेते हुए सब कुछ ही उन्होंने लिखवा लिया, हो सकता है गवर्नर हाउस में उसमें लिख दिया गया हो। दूसरी तरफ आप जब बात कर रहे हैं क्या किया नहीं किया, तो ऑस्टेरिटी मेजर्स में अब देखें ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो वीडियो भी सामने आई, मुझे कल ही देखने का इत्तेफाक हुआ कि बनी गाला में सदर साहब भी मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, जुल्फी बुखारी भी हैं, दीगर और लोग भी मौजूद हैं, शफकत महमूद साहब भी मौजूद हैं, और वहां पर राहत फतेह अली खान साहब को बुलाकर कवाली सुनी जा रही है। तो वो अपने खर्चे पर हो रहा है ना सब। सर, हम तो उन खर्चों की बात कर ही नहीं रहे, इनकी कवालियों की तो बात कर ही नहीं रहे। हम तो बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने अवाम का हाल कर दिया। देखिए, जब बनी गाला को लीगलाइज कर सकते हैं कि ऐसे टाइम पे जब कंप्यूटर्स भी नहीं थे और आप लोगों के घरों की दीवारें और लोगों के घर गिराते हैं, मैं किसी की क्या बात करूं? मेरा अपना घर इन्होंने आगे गिराया। किस चीज के ऊपर आगे गिराया? कि कहते हैं कि आपने इसको शराय आम पे बनाया हुआ है, जो शराय आम 1940 नहीं 1906 में शेरशाह सूरी की रोड गुजरती थी। मैं और किसकी क्या बात करूं?
जो इनके खिलाफ जिस बंदे ने बात की उसको इन्होंने उनको अंदर कर दिया, उसके घर गिरा दिए। ये क्या बातें करते हैं, ये क्या क्या पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इन्होंने गंदे छोटे और छोटे स्केल पे इन्होंने सियासत की, इन्होंने मुल्क के इदारे इन्होंने तबाह किए। पाकिस्तान के मोतबर तरीन इदारे, आज जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं वो इंसाफ के मुंतजिर हैं, जो सिक्योरिटी देने वाले इदारे हैं वो सिक्योरिटी के मुंतजिर हैं। ये तो प्रोटोकॉल्स के खिलाफ बात करते थे, जो वीआईपी प्रोटोकॉल्स वीआईपी सिस्टम के खिलाफ बातें करते थे। आप आज इनकी कॉन्वॉयज देखें, एक मतलब इतना इतना मिनिस्टर, वाकई इतना इतना मिनिस्टर, छोटा मिनिस्टर जो है वो 4-4 गाड़ियां लगा के फिरता है, जिसके बाद ऑल्टो भी लेके फिरने के काबिल नहीं है, जिसको 100 बंदा वोट नहीं देता, वो 6-6 एलीट की गाड़ियां लगा के फिरते हैं। आप जाएं जरा इस्लामाबाद, आप जाएं कुसाद मार्केट और आप इनका हाल देखें कि असल में ये हैं क्या और आवाम से झूठे वादे क्या करते हैं। जी नदीम कुरैशी साहब, ये एलिगेशंस आपकी पार्टी पर जो लगती हैं, वो किधर की हैं, जो उसके ऊपर निकला था कि किस किस को अरेस्ट करना है, वो बीआरटी के ऊपर किधर गई, वो फॉरेन फंडिंग केस किधर गया। ठीक, नदीम कुरैशी साहब बातें तो बहुत सी हैं। अभी ये प्रोटोकॉल्स की भी बात कर रहे थे दानियाल साहब। जी दानियाल साहब, अभी आप प्रोटोकॉल की भी बात कर रहे थे। नदीम कुरैशी साहब, प्रोटोकॉल्स का तो मामला, जब आपकी इलेक्शन कैंपेन है, आपको भी याद होगा, आपने भी पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया, कि आपने वो गाना भी चलाया, अपनी कैंपेन का हिस्सा था, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, और उसमें यही था कि जी प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे। फिर उसके अलावा आपकी पार्टी की तरफ से जो और दीगर कई किए गए फैसले हैं, उस पर भी बात अभी दानियाल साहब ने की। फीते काटने की बात की, मंसूबा शुरू किसी ने किया, फीते पीटीआई काटती फिर रही है। तो आपकी पार्टी पर, आपकी हुकूमत पर जो ये लगाए गए इल्जामात हैं, इनको आप कैसे अपने में से उतारेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज करूं, बात होती है दलील से। वो किसी शायर ने कहा था, लगाते हैं ना सच में झूठ का पैबंद, कभी तो गुफ्तगू तुम भी खरी खरी करते। ये वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह से हमारे ये पीएमएलएन के दोष शुरू होते हैं, फॉरेन फंडिंग केस, मालम जब्बा केस। अब चले शुक्र है इनकी जुबानों से जहांगीर तरीन साहब का नाम उतर गया, वरना ये जहांगीर तरीन साहब, अली बाबा जी, ये 4-5-6 चीजें हैं, इनमें से कोई एक चीज भी दलील पे नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दनियाल साहब से, ये सिर्फ मालम जब्बा केस के हवाले से यहाँ फैक्ट्स दे दें कि उसकी हकीकत क्या थी, उसके बारे में नैब के आईओ ने क्या लिखा, मैं इनकी हर बात मान जाऊंगा। अब आप अपने बाकी प्रोटोकॉल की देखें, जी दानियाल साहब कुछ कह रहे थे। जी दानियाल साहब भी साथ में उनकी ऑडियो दे रहे थे। मेरी बात सुन लें। एक वक्त था पंजाब में, लाहौर में वजीर आला के 6 कैंप ऑफिस हुआ करते थे, और 3000 से ज्यादा एलीट के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग सिर्फ उस चीफ मिनिस्टर के दिन के और रात के रूट्स पर तैनात हुआ करते थे। घर के हर फर्द के पास सिक्योरिटी थी। आप उस प्रोटोकॉल को इस सिक्योरिटी से मिला रहे हैं। अभी आपने देखा कि कैसे किस तरह वाकयात रूनुमा होते हैं पाकिस्तान में, दहशतगर्दी के हवाले से भी, दीगर चीजों के हवाले से। अभी मेरे भाई ने कहा, दानियाल साहब ने, कि जी गवर्नर हाउसेस गिराने थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पाकिस्तान के इन मसाइल का हल ही उस वक्त होगा जब हम एजुकेशन को अपनी बेसलाइन बनाएंगे, जब हम पाकिस्तान की सियासत से पैसे कमाने को जुर्म अजीम और गुनाह कबीरा समझेंगे, जब हम नैब के केसेस में इन्वेस्टिगेशन के बाद हथकड़ियों के साथ जब एफआईए और नैब की हिरासत में हो और हम विक्ट्री के निशान बनाकर दांत निकालते हैं लोगों को, तो पूरे सिस्टम का मजाक उड़ा रहे होते हैं। यकीनन हम आइडियल सिचुएशन में नहीं है। मैं आज भी कहता हूं, पाकिस्तान की नाकामी बतौर एक हुकूमत, बतौर एक रियासत के, उसकी बुनियादी चले नदीम कुरैशी साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब 3 साल से, नदीम कुरैशी साहब प्राइम मिनिस्टर 3 साल से कह रहे हैं कि जी मफामत नहीं हम करेंगे, एनआरओ हम नहीं देंगे, मुल्क से लूट कर पैसा बाहर लेकर गए हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे। अब बात भी नहीं कर रहे हैं, पैसा भी वापस नहीं आ रहा है, तो इसका कोई ना कोई हल तो निकालना है ना, या सिर्फ हम इसी बात पर अड़े रहेंगे कि जी हमने बात नहीं करनी, बस हमें खाली बात ना करने से क्या हासिल होगा, पैसा वापस आना चाहिए ना, तो पैसा क्यों नहीं वापस लेकर आ पाए आप लोग? पहली बात तो यह है, हुकूमत कभी पैसा वापस नहीं लाती, पैसा इदारे लाते हैं। 500 अरब रुपए से ज्यादा रिकवर किया अपनी नैब ने। पंजाब की एंटी करप्शन ने कई 100 अरब रुपए रिकवर किया है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो शायद आम आदमी के सामने नहीं पहुंच पाती। आप सिर्फ नैब की पिछले 3 साल की रिकवरी देखें और 17 साल की रिकवरी देखें। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था ना कि अगर ये जो पैसा पाकिस्तान से बाहर, अगर ये पैसा पाकिस्तान वापस आ जाएगा तो महंगाई खत्म हो जाएगी। तो अगर पैसा आ रहा है तो फिर महंगाई भी खत्म हो जानी चाहिए। जिस मुल्क के एसेट्स, जिस मुल्क के नेशनल रिजर्व हो $20 मिलियन, और उस मुल्क की 10, 12, 14 फैमिलीज के जाती एसेट्स हो $100 मिलियन, तो इमरान खान साहब तो यही कहेंगे, और वो फैमिलीज जो पाकिस्तान में इक़्तिदार में रही हो। देखिए, हम जाती बात से बाहर भी जाए, पहली बात तो ये है कि व्हाइट कॉलर क्राइम
कि पूरी दुनिया में किसी जगह भी इतना इजी नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके और वहां रिकवरी हो सके। पाकिस्तान में फिर भी रिकवरी बहुत बेहतर है। लेकिन एक चीज रोज रोशन की तरह आया है, बड़े आपने सुना होगा, लोग कहते हैं खुदा को हमने देखा नहीं है, शवाहिद बताते हैं खुदा मौजूद है। यार आप रुकन असेंबली बनने से पहले 1992 में मियां शरीफ साहब जो अपने एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने वो 2.5 करोड़ रुपए के करीब थे। मैं आपको फिगर्स दे दूंगा। आज उन एसेट को देखे, मतलब ये सारे साइंसदान पाकिस्तान के उन्हीं सियासी घरानों के घरों में पैदा होते हैं जिनके असासे अरबों से जरब खाते हैं। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आते हैं, वो मल्टी बिलियनर हो जाते हैं। जरदारी साहब का 30 साल पहले का जाती एसेट देखे, उनकी आज के एसेट्स देखे, और फिर आप बात करते हैं गरीब की, मजदूर की, किसान की। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, जो लोग नेशनल ओहदों पर बैठकर जिम्मेदारियां लेकर नेशनल रिसोर्सेज को अपनी जाती जागीर समझकर लूट मार करें, उनसे बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में सिस्टम अब इसी तरह चलेगा, या जहां वो लोग पॉलिटिक्स करेंगे जिनका पेशा है सियासत, या वो लोग पॉलिटिक्स करेंगे जिनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। मैं इमरान खान की उस टीम का हिस्सा हूं जिसको 100% यकीन है कि इमरान खान का कोई जाती एजेंडा नहीं है। ठीक है, शहादत अवान साहब आपकी तरफ आते हैं। सर आपकी तरफ आते हैं। शहादत अवान साहब, क्या आपको लग रहा है, अभी पिछले दिनों में ये भी बातचीत चल रही थी, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि गुज़श्ता हफ्ते इतवार का हमारा प्रोग्राम था, तो हमारे जो पैनलिस्ट थे, सीनियर सहाफ़ी थे, उनका ये कहना था, वो कह रहे थे जी मार्च तक मामला चलेगा। क्या आपको लगता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी या मार्च तक का ही टाइम है? कुछ ऐसा ही सीन है, क्योंकि पीडीएम ने भी 23 मार्च का ऐलान किया है लॉन्ग मार्च के लिए। शहादत अवान साहब से जी राबिता मुनक़ता हुआ। हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, तो अगर शहादत साहब अवेलेबल हुए तो उनसे उस वक्त बात करेंगे, नहीं तो यही सवाल दानियाल साहब के लिए मैं रखूंगा कि क्या होने जा रहा है आने वाले महीनों में। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शहादत अवान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वक्त पे जाते हुए मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, या आपको लग रहा है कि ये अगले साल के आगाज में मार्च तक मामला गड़बड़ है, मार्च में जाके कहीं सूरत हाल बदल सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है आईन और कानून पे यकीन रखती है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। जहां तक ये है कि हुकूमत पूरी मुद्दत करेगी या नहीं करेगी, पार्लियामान है, इस मुल्क का डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो चले। लेकिन बात यह है कि ये गवर्नमेंट अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है, आवाम की जो सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, जो हमारे बॉर्डर्स की पोजीशन है, तो मैं ये समझता हूं कि उसको देखकर हमें ये मुश्किल लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट मजीद 1.25 साल 1.5 साल पूरा करेगी तो आवाम की इस वक्त चीखें निकल रही हैं, मुल्क और कौम कहाँ जाएगा। लेकिन जहां तक ये रहा कि मार्च की बात आप कर रहे हैं, तो मेरे बेहतर ये होगा, आपके साथ नून वाले दोस्त बैठे हुए हैं कि जो रिजाइन भी देना चाहते हैं, मार्च भी करना चाहते हैं। यकीनन हम महंगाई के खिलाफ हैं, और जो कुछ भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है वो पार्लियामेंट के अंदर बात कर रही है। इसलिए ये सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करना कि ये हुकूमत ये यूं कहें कि पीटीआई क्या अपना ये 5 साल का टेन्योर कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी, तो हमारा कहना अगर विद इन द पार्लियामेंट, आपने हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। 2014 में भी यही हुआ था कि पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन को सपोर्ट किया था जब बाहर धरने हो रहे थे। तो अगर आइन की ही आप बात कर रहे हैं, और अगर आइनी इकदाम है ये इस्तीफे देना, और इस्तीफे देने के साथ फिर गवर्नमेंट का टॉपल होना, तो क्या फिर आप इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे? देखें गुजारिश ये है कि आपने ये कहा इस्तीफे देना आइनी बात है, ये नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप इस्तीफे दें, वो आइन कहता है कि आप रिजाइन दे दें। हमारा कहना ये है कि आपने अगर कोई चेंज करना है तो वो विद इन पार्लियामेंट करें। ये तो हमारे नून वाले दोस्त जो हैं उनका कहना था, यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो है पीडीएम साथ नहीं चल सकी। कि हमारा कहना ये था कि हम ये इस्तीफों की जो ऑप्शन है इसको एज ए लास्ट ऑप्शन रखें। लेकिन दोस्तों ने कुछ अर्सा पहले, जिस वक्त ये पीडीएम टूटी, उस वक्त का हम रिजाइन देंगे, अभी भी वो उसी बात पे चल रहे हैं। तो ये तो नून के दोस्तों को देखना है कि रिजाइन देते हैं या नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी रिजाइन देने की बात नहीं की, लेकिन स्ट्रगल हम कर रहे हैं। कल भी महंगाई के खिलाफ जो कराची में हमारा बहुत भरपूर किस्म का जो है मुजाहरा हुआ है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश कर रही है।
ठीक, दानियाल साहब आपकी तरफ आते हैं, लेकिन दानियाल साहब की तरफ जाते जाते जरा क्विकली ये बताइएगा, शहादत साहब आपकी गुफ्तगू से ये लग रहा है मुझे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्तीफे देना गैर आईनी है। नहीं, देखिए, गैर आईनी बात यह कि कोई आदमी रिजाइन करना चाहे तो उसका लीगल राइट है। ये मैं नहीं कह रहा कि गैर आईनी बात है। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं ना, मैं तो एक एडवोकेट हूं, मैं कहूं कि इस्तीफे देना गैर आईनी है, ये बात गलत है। मैं कहता हूं अनडेमोक्रेटिक होगा। हम ये कहते हैं को देखे रिजाइन देंगे भी तो फिर भी उसके बाद इलेक्शन ही होने हैं ना। इलेक्शन में भी तो पार्लियामेंटेरियंस आएंगे ना। जो कुछ भी होगी सियासत होगी पार्लियामान में होगी। इस वक्त पार्लियामेंट चल रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि इलेक्शन पे इतने खर्चे होते हैं, इलेक्शन पे ये होता है वो होता है, दूसरी दफा दोबारा हम इलेक्शन करके उसी पार्लियामेंट में आ जाए। हमारा कहना ये है जो कुछ भी हमने करना है वो पार्लियामेंट विद इन पार्लियामेंट। ठीक है दानियाल साहब, एक तो ये जो इस्तीफों वाली बात है और फिर लॉन्ग मार्च जो अब मार्च में चला गया है, इस पर भी अपनी राय दीजिए। और साथ में जैसे कि मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मियांवाली में कहा है कि ये जो महंगाई है जिसका अभी तस्करा शहादत साहब ने भी किया, ये महंगाई कोविड की वजह से है। देखिए जी, पहले तो मैं दो बातों पे जरा एक मिनट बात करूंगा कि अभी मेरे जो यहाँ पीटीआई से भाई थे, इन्होंने बात की कि नैब की कलेक्शन की और एंटी करप्शन की। इन्होंने कहा कि 2300 अरब रुपया कलेक्ट किया और एंटी करप्शन ने, और इसी तरह इन्होंने कुछ हजार अरब गिनवाया जो नैब ने किया। देखिए, अगर तो ये अपनी पार्टी का स्पोक्स पर्सन है, इस फोरम पे बात कर रहे हैं, तो फिर तो आपको और हमें सर पकड़ के रोने की बात है कि अगर 2300 अरब रुपया एंटी करप्शन ने वसूल किया है और 2000 इतना ही नैब ने किया है, तो आपको जो टोटल रेवेन्यू कलेक्शन है वो तो 4000 अरब से भी आगे नहीं निकली। तो बताएं कि वो पैसा फिर आप कहां खा रहे हैं और आप कहां लगा रहे हैं, और वो पैसा किधर जा रहा है। कि आप अगर हजारों रुपए देखें, आज उन्होंने ये अपने स्पोक्स पर्सन है जमात के, और इस चीज के ऊपर तो आपको मतलब आई थिंक वी शुड पुट अ वॉइस ऑन इट, एंड कि अगर इनकी जमात इतने हजार अरब रुपया जनरेट कर चुकी है और वो पैसा, क्योंकि इनकी टैक्स कलेक्शन, इनकी जो कलेक्शन है और जो रेवेन्यू जनरेशन है बजट का है, उसमें 5000 का टारगेट नहीं मीट कर रहे हैं। उसमें सारे जितने भी चलान हैं, सब कुछ कलेक्शन जो स्टेट की कलेक्शन है, तो ये तो या इनका बजट में इनके फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, और या ये इस प्रोग्राम में बैठ के झूठ बोल रहे हैं। ये जो भी है ये आवाम फैसला करेगी। दूसरी चीज के ये बात की इन्होंने, देखिए इन्होंने दूध और शहद की नहरों की बात की। मुझे बताएं कि आज भी इन्होंने आपकी मुझे पूरी गुफ्तगू का लबे-लब आप मुझे समझा दें कि इन्होंने बताया कि आटे की कीमत कब कम होगी, बिजली का बहरान कब खत्म होगा और इसकी कीमत कब कम होगी। इन्होंने बताया कि हम आगे जाके अपने फूड इन्फ्लेशन को किस तरह कंट्रोल करेंगे। इन्होंने बताया कि हम क्या पॉलिसी लेके आएंगे जिससे बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक सीधा सा ये ऐलान कर दिया कि 4-5 माह के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। कैसे होगी बेहतर? मुझे बताएं, मुझे कोई तरीका बताएं ना कि आपका, देखिए आपका बेहतरी, मैं आपको बताता हूं आपकी सीपीआई इंडेक्स जो बताती है कि मुल्क में करप्शन कितनी है, वो उसके मुताबिक आप 124 में हम छोड़ के गए थे, 119 में हम छोड़ के गए थे, आप 124 पे चले गए हैं। करप्ट तरीन ममालिक में आप आ गए हैं। ग्रोथ आपकी नहीं हो रही। फाफिन की रिपोर्ट उस दिन जो आई है वो आपको बता रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, कि महंगाई का कोई हाल नहीं है, डॉलर और ज्यादा बढ़ेगा। आपकी जो करप्शन है वो और ज्यादा बढ़ रही है। आपको बता रही है पाउंड का रेट और जा रहा है, बद से बदतर होता जा रहा है। इसी तरह वो बता रही है, आपको रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भाई कि जो ये गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, वो दर हकीकत में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही, क्योंकि महंगाई की वजह से कमोडिटी हमारी महंगी हो गई है। जब भेज रहे हैं तो उसमें डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आपका खसारा जो है वो 13,000 अरब के ऊपर चला गया है, आपका ट्रिपल हो गया है। जो आपका, मुझे बता दें, आपको आईएमएफ ने, वो जो उन्होंने कहा ना कि 3,000 अरब डॉलर के ऊपर, 3 बिलियन डॉलर के ऊपर आपने पूरा मुल्क बेच दिया, कि आईएमएफ ने आपको पहली दफा हिस्ट्री में सिंस 1947 रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्टेट बैंक को, दैट यू कैन नॉट गिव द मनी टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये क्या करते हैं, ये हर 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये पैसा प्रिंट करवाते हैं, मार्केट में सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन हो रही है, जिसकी वजह से ये हालात बन रहे हैं। तो इनको आईएमएफ ने बात, देखिए हुस्ने मुबारक के साथ क्या हुआ था, लेकिन दानियाल साहब जो कोविड की वजह प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान की है। सर एक मिनट सुने, पाकिस्तान आज उसी तरफ जा रहा है जहां कायरो था, जहां ये सारे मुल्क जा चुके हैं। कि अरब स्प्रिंग में क्या हुआ कि इन्होंने उसकी ओवर 3 डेकेड्स की हुकूमत हटाई। हुस्ने मुबारक ही वाज थ्रोन आउट इन 6 मंथ्स, लाखों हजारों लोग की शहादतों के बाद 6 महीने में गवर्नमेंट टॉपल होगी। नहीं गवर्नमेंट, क्यों? क्योंकि इनकॉम्पिटेंट थी। आईएमएफ से कर्जे लिए, आईएमएफ ने उनको बांध दिया। बांधने की वजह से बिजली, खाने, फूड इन्फ्लेशन इतनी चलेगी
कि अवाम चीखें मारती हुई रोडों पर निकली और उठा के उन्होंने जो नए हुक्मरान जिनके लिए उन्होंने एक स्ट्रगल की थी उनको उठा के बाहर फेंक दिया। आज जो उनको वोट देने वाला है वो गली मोहल्ले में एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं पीटीआई का वोटर हूं। वो कहते हैं असी तो नहीं कभी वोट देता, असी तो नाल टुटते भी नहीं। वो क्योंकि पीपल आर अशेम्ड टू कंसिडर कि इनके साथ इनके लोकल बॉडीज में क्या हुआ। देखिए लोकल बॉडीज में क्लीन स्वीप, हार गए सारे लोकल बॉडीज। बाय इलेक्शन 12 बाय इलेक्शन 12 में से ये 9 हार गए। ठीक, ये आप कोविड की तरफ नहीं आए, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड की वजह बयान की है दानियाल साहब, ये उसने तबाह कर दिया। जी प्राइम मिनिस्टर साहब क्या कह रहे हैं? कोविड का उन्होंने कहा जी कोविड की वजह से महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में हुई है। तो पूरी दुनिया से आप मुझे बताएं। अच्छा, इन्होंने बहुत प्यारी बात की, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई हुई। अच्छा, पाम ऑयल की कीमत $750 से गिर के $518 पर टन पे आई। आपका तकरीबन 400 अरब 400 अरब रुपया आपका डॉलर बचता था। इन्होंने वो अवाम के ऊपर ट्रांसमिट किया। वो पैसा पाम ऑयल जो आपका डेली की 13,334 है पाम ऑयल की कंजम्पशन, जो हम तेल शेर इस्तेमाल करते हैं, उसका अवाम को इन्होंने कभी रिलीफ किया नहीं किया। मैं और क्या और दूसरी बात करता हूं, आटा हमें मिल रहा था सस्ते दामों पे, हमें मिल रहा था रशिया से $89 पर टन सस्ता मिल रहा था रशिया से, और रशिया ने कहा कि आप हमसे ले लो आटा। इस हुकूमत ने कहा कि हमने आटा आपसे नहीं लेना क्योंकि हमारे पास सरप्लस है। इन्होंने आटा रशिया से ना लेने की वजह से इन्होंने $89 पर टन महंगा आटा लिया, जो खाली 1 अरब 40 लाख बन गया, जो सिर्फ 40 टन के ऊपर महंगा आटा खरीदा क्योंकि इनके पास सरप्लस नहीं था, कम था। ये अपनी नलायकियों और नाअहलियों की वजह से कौन सी महंगाई की बात करते हैं? चाइना और रशिया ने। ठीक, आपने जो कंपैरिजन दिया दानियाल साहब, मैं चाहूंगा अब नदीम कुरैशी साहब को एक आखिरी चीज बता दूं, एक आखिरी मैं आपको गैस की सूरत हाल बताऊं कि चाइना, रशिया और बड़े मुल्कों ने अपनी गैस की प्रोक्योरमेंट फरवरी मार्च में खत्म कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने अगस्त तक नहीं की और अपनी खत्म की, और आज भी 2 कश्तियां शॉर्ट हैं। उसकी वजह से आपकी गैस की कीमत महंगी है, गैस का शॉर्टफॉल है। देखिए महंगाई की तो बात करें ना, जो हम 22-23% है, हम तो इनकी इनकॉम्पिटेंस, बैड मैनेजमेंट और रॉन्ग पॉलिसीज की बात करें जिस तरह से आप। दानियाल साहब, we've got to take a short break over here। मैं नदीम कुरैशी साहब की तरफ अभी जाना चाह रहा था, लेकिन आई बिलीव कि एक ब्रेक ले लें हम ब्रेक के बाद आकर, ताकि नदीम कुरैशी साहब तफसील से रिस्पॉन्ड कर सकें। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नदीम कुरैशी साहब, देखिए अली साहब, एक तो मैं तवक्को ये रखूंगा कि जिस तरह से आपने बड़ी खंदा पेशानी से मैंने इसीलिए वक्फे से पहले आपको नहीं शामिल किया, क्योंकि आप अगर वक्फे से पहले बात करते तो बात मुकम्मल नहीं होनी थी। मेरी टर्म में ना आपका जोश खिताबत आपको तंग करता है, आप फौरन मुझे 20 सेकंड के बाद मुझ पर हमलावर होते हैं। नहीं। ये बड़ा मुश्किल होता है उनकी नुमाइंदे के लिए कि 3 लोग। मैं तो देखिए नदीम कुरैशी साहब, आपकी हिम्मत और आपके हौसले की दाद देता हूं, और यही वजह है कि अभी पिछले दिनों में आपकी वो पार्टी के हैं अजहर मशवानी साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे कहा था नदीम कुरैशी और इस तरह के और बहुत से ऐसे हमारे ये सब भाई हैं, दोस्त हैं, ये पार्टी को जितना डिफेंड करते हैं, आप इन्हें कोई ओहदा नहीं देते। आप ओहदा उनको देते हैं जिनका पार्टी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन फिर भी आप डिफेंड करते रहते हैं। इसके लिए आपको मुबारकबाद देनी चाहिए। अच्छा, मैं कर सकता हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इत्तलात हूं। जाहिर है इन्फॉर्मेशन के हवाले से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी मैंने अपनी बेस्ट कैपेसिटी में वो दोस्तों तक पहुंचानी है, कौम तक पहुंचानी है। पहले तो मैं दानियाल साहब को अर्ज करूंगा, ये शायद रिपीट करे, ये सुन नहीं सके मेरी बात। मैंने किसी जगह नहीं कहा कि जी 2300 अरब रुपया रिकवर हुआ। मैंने बताया कि नैब ने पिछले 20 साल में जो रिकवरी की, उसमें पिछले 3 साल की रिकवरी सबसे ज्यादा है, 500 बिलियन, 500 अरब रुपया। इसी तरह मैंने एग्रीकल्चर पंजाब की बताई कि कई अरब रुपए की रिकवरी उन्होंने की। मैंने किसी जगह हजारों अरब की बात नहीं की, चूंकि इनके ज़हन पे ये हजारों अरब नहीं, लेकिन जो एग्रीकल्चर पंजाब ने जो रिकवरी की, क्या ये वही रिकवरी है जो मुल्क से बाहर पैसा गया हुआ है? उस मुल्क से बाहर गए हुए पैसे की बात कर रहा था मैंने आपसे जब सवाल पूछा था ना। हमने पर्सनल स्पेसिफिक नहीं होता, मुल्क से बाहर जो पैसा गया वो बड़े ज़हीन, बड़े फतीन, बड़े अक्लमंद लोगों का गया, जो ना चालान कंप्लीट होने देते, ना गवाहान को पेश होने देते, जो इस पूरे एग्जिस्टिंग सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। मैं बिल्कुल इस बात को ओन करता हूं, और आने वाले दिनों में हर उस हुक्मरान को जिसने पाकिस्तान को एक सही रास्ते पर लेकर जाना है, उसको ये करना पड़ेगा। ये सिस्टम का फेलियर है, ये किसी फर्द का फेलियर नहीं है, और ना ही हुकूमत को रिकवरी करने वाली एजेंसी है। दूसरा, मेरे भाई ने फरमाया कि जी बाई इलेक्शन, ये पहली हुकूमत है जो इतने सारे बाई इलेक्शन हार गई। यार, आप जहां इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप बगले बजाते हैं, जहां आप इलेक्शन हार जाते हैं आप इसको आरओ का इलेक्शन करार देते हैं,
आप आरटीएस सिस्टम का इलेक्शन करार दे देते हैं। यही दो रुखी आपकी है जिसकी वजह से आपका तमस्सुर उड़ रहा है कि आप पेशावर में 3 जमातें इकट्ठी होकर 1000 अफराद इकट्ठे नहीं कर सके। आपने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से 10 बार कौम को बरगला कर इस 3 साल में उकसाया, लेकिन 5000 लोग भी आपके साथ ना जा सके। आप लाहौर जैसे शहर में नाकाम हो गए, जहां आपने कोशिश की कि मूवमेंट बनाई जाए, मूवमेंट आपके साथ नहीं बनी। ये फरमाते हैं कि जी आटे का रेट कब कम होगा। भाई आप मुझे बताएं ना, अभी आपने पिछले माह काश्तकारों के साथ एहतजाज किया। आप पाकिस्तान में होने वाले हर एजिटेशन का पार्ट इसलिए बनते हैं क्योंकि पाकिस्तान की अपोजिशन के पास कोई अपना जाती एजेंडा नहीं है। वो कहते हैं किसी भी जगह से हमें बेनिफिट मिले। जब गंदुम की इमदादी कीमत 1300 रुपए मन थी, आटे का रेट कम था। अब गंदुम की इमदादी कीमत 2000 रुपए है और वो 2000 रुपए मन किसके पास जा रहा है? पाकिस्तान के काश्तकार के पास जा रहा है। आप बातें करते हैं लोगों को वर्गलाने वाली, लेकिन लोग इतने कमले बेवकूफ नहीं है। आपने कहा जी $89 ज्यादा इन्होंने पर टन गंदुम परचेज की। अभी इन्होंने दानियाल साहब ने पिछले प्रोग्राम में एक फिगर दी कि जी 1 माह पहले इंटरनेशनल मार्केट में गंदुम का रेट ये था, 1 माह बाद ये हो गया। तो वो इनकी, चूंकि मैंने इनको वहां भी अर्ज की थी, यकीनन इंटरनेशनल मार्केट्स में चीजों में तेजी है, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। और इमरान खान, लेकिन चलें उसको जरा थोड़ा सा प्रिसाइज करते हैं नदीम कुरैशी साहब। दानियाल साहब ने एक तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना कि जी कोविड की वजह से हुआ है और पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, उसका जो कंपैरिजन दिया अभी दानियाल साहब ने, उस पर रिस्पॉन्ड करें। देखिए मैं आपको कर्ज कर दूं, आप सिर्फ किसी इंपोर्टर को बुलाएं, उससे पूछे आपके फ्रेट चार्जेस, आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन जो आज से 5 साल पहले थी, क्या आज भी वही है? जिस जगह कोई चीज मंगवाने के लिए, मैं लेमैन के अंदाज में बात करूंगा, मैंने ये डिजिट्स के लोग गोर गंदे में लोगों को नहीं उलझाना। जहां $100 खर्च होते थे, आज बात 2 वो तो चले इंपोर्ट्स पर हो गया ना। जो अपने यहाँ अपनी लोकल प्रोडक्शन है उनकी बात करें ना, इंपोर्ट्स को एक तरफ रख देते हैं। नहीं जी, आप 95% पल्सेस इंपोर्ट करने वाले मुल्क है। 95% दालें इंपोर्ट होती है इस मुल्क में। $13 बिलियन का यहाँ एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है। या सारी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपकी फार्मास्यूटिकल, आपकी पेस्टिसाइड, आपकी तमाम चीजें 89 to 90% चीजों का इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट्स कम करने में कामयाब नहीं हुए। आपने तो कहा था ना इंपोर्ट्स को हम कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, यानी कि इंपोर्ट्स कम करने में आप कामयाब नहीं हुए। देखिए मैं कर्ज करूं, जो हमारी नीड लोकल बेहतर हो सकती थी, हमने इंप्रूव की। आप देखें पाकिस्तान में 5 मेजर क्रॉप्स, मेज की क्रॉप है, शुगर केन की क्रॉप है, व्हीट है, कॉटन है, तमाम क्रॉप्स की यील्ड बढ़ी है, उसकी पैदावार बढ़ी है। सारी चीजें ना अली भाई ग्रेजुअली होती हैं, एकदम सब कुछ नहीं हो सकता। जब आप एक ऐसे मुल्क को, 22 करोड़ की आबादी के मुल्क को दुनिया के लिए एक मंडी बना देंगे इंपोर्ट की, हम तो दुनिया के। चले मैं जरा शहादत साहब की तरफ जाना चाह रहा था नदीम कुरैशी साहब, लेकिन जाते जाते ये भी बता दें, आपने कहा जी रिकवरी एजेंसी नहीं है हुकूमत, तो फिर इसका मतलब है कि हुकूमत के पास कोई जरिया नहीं है पैसा रिकवर करने का। देखिए हुकूमत के पास जो इदारे हैं, हुकूमत रिकवर नहीं कर सकती है, आपका FIA है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। हुकूमत ने अपना अमल दखलबाज खत्म किया है, हुकूमत ने उनको आजाद किया है। हुकूमत ने किसी भी ताकतवर शख्स को, भले वो आजाद करने का मतलब ये तो नहीं है ना जी नदीम कुरैशी साहब कि आप रिकवरी नहीं कर सकते। आप या तो कहें आप रिकवरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए रिकवरी इन इदारों ने करनी है, हुकूमत ने इन इदारों की डोमेन में अमल दखल नहीं दिया। जैसे माजी में होता था कि एक शख्स अदालती इश्तारी है, पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर है, तो इदारे तो मुस्तहकम होने के बजाय बज़ाहिर कमजोर दिखाई दे रहे हैं नदीम कुरैशी साहब। क्या फरमाया आपने? इदारों की कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी तो काम होना था ना। भी जिस तरह ये नैब का सदारती ऑर्डिनेंस आया था, उससे यही हुआ था कि जी नैब की जो कैपेसिटी है वो पहले जो थी वो उतनी नहीं है, या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। नैब के सदारती ऑर्डिनेंस में भी आपके बिजनेस क्लास को, आपकी बिजनेस लीड को, पाकिस्तान के इंपोर्टर को, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर को, पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को, पाकिस्तान के उन ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर्स को ईज करना था कि जो अच्छी डिसीजंस करते हैं, जो पॉजिटिव डिसीजन करते हैं, जो किसी भी वजह से अगर उनका नेगेटिव रिजल्ट आ जाए तो वो खौफ महसूस ना करें, वो आजादी से काम कर सके। चलें फिर इस तरह से लेट्स पुट इट दिस वे, आप कह रहे हैं कि जी इदारों ने करना है, ठीक है, और अगर इदारे नहीं कर पाए तो इसका मतलब है कि आपने इदारों को मुस्तहकम नहीं किया कि इदारे ये अपना काम कर सकें जो उनको टास्क दिया गया था, जो उनका मैंडेट। मैंने कब कर रहे, आपने अभी आज से 1 हफ्ता पहले चेयरमैन नैब की स्पीच सुनी होगी, उन्होंने तमाम फैक्ट फिगर दी है कि कितनी बड़े लेवल पर उन्होंने रिकवरीज की और लोगों को लौटाई। आपने कहा जी 500 अरब पिछले 3 सालों में आया है, इसके अलावा बाहर से और क्या आया है जो मुल्क से बाहर पैसा गया है? प्राइम मिनिस्टर साहब का फोकस इस पे था ना, इसलिए मैं बार बार ये चीज पूछ रहा हूं। देखिए मैं अर्ज करूं, हर चीज का एक तरीकाकार है। हर चीज ऐसा नहीं हो सकता कि हम
टीवी टॉक शो पे वो सारी फिगर्स हम पेश करते हैं, हर चीज अपने तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ रही है। हाँ, एक चीज मैं आपकी जरूर ऑन करूंगा, जिस स्पीड से इन ताकतवर लोगों से रिकवरी होनी चाहिए थी, वो हमारा सिस्टम उसमें फेल है। मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है, मुझे कोई खौफ 2023 तक हो जाएगा, 2023 तक पैसा रिकवर? हर कमजोर शख्स ये समझता है कि जैसे उससे कानून हरकत में आकर और उसको शिकंजे में लाता है, ताकतवर लोगों को भी उसी तरह से शिकंजे में आना चाहिए। मैं तो पूरी उम्मीद हूं जी, मैं तो उस शख्स का फॉलोअर हूं जिसने 22 साल पहले एक नारा बुलंद किया। 2023 तक रिकवर हो जाएगा सर, ये बता दें, फिर शहादत साहब की तरफ जाना है जी। जल्दी से प्लीज ये बता दें, प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो रहा है जी। 2023 तक रिकवर हो जाएगा पैसा? मैं तो चाहता हूं आज ही रिकवर हो जाए। मैं तो कहता हूं आज ही रिकवर हो जाए। प्राइम मिनिस्टर ने दावत नहीं दी दोनों घरों को, इन दोनों घरानों को, पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को लीड करने वाले इन दोनों मुआशी साइंसदानों को कि जी आप पाकिस्तान के लोगों की रकम वापस कर दें, हम पाकिस्तान में महंगाई जी शहादत साहब, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू सर। जनाब, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि नदीम कुरैशी साहब जितनी तेजी से बोल रहे हैं, पहले तो सबसे पहले इनको ठंडा पानी पिलाएं। बात ये है कि आपके पास आए हुए हैं तो वो वाली बात करें, दोनों को एक साथ लेके न चलें, दलाइल पे बात करें। पहली बात तो ये देख लें, अब मौजूदा जो सेटअप है, मैं पब्लिक आवाम की बात नहीं करता हूँ। देखें, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रूहल अमीन साहब ने भी ये पूछ लिया है कि भाई नैब को बिलियन ट्री या बैंक ऑफ खैबर जो है आलम जब्बा की इंक्वायरी क्यों नहीं करने दी जा रही। तो ये मैं तो आपको जुडिशियल वर्डिक्ट दे रहा हूँ। इसके लिए आप देखें मौजूदा सेटअप जो है उसने पूरे मुल्क को भिखारी बना दिया है। हालत ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो खुद जो है इलेक्शन कवानीन की, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर रहे हैं। भाई बात यह है कि अब ये बातें जो हिंसों का फेर है, हेर फेर जो है, इससे काम अवाम का, इससे काम नहीं चलेगा। इन्होंने, आप देख रहे हैं, काबीना की एक फौज रखी हुई है और लोगों को खाली जो है ये कहते हैं जी आज हमने ये प्रोग्राम जो है वो जारी कर दिया, पब्लिक को इतनी सब्सिडी दे रही है। भाई आप कोई पॉलिसी बनाएं, आप पॉलिसी बनाएं, लोगों को कार रोजगार दें, रोजगार को स्टेबल करें। तो वो वाला सिलसिला हुकूमत तो कहीं दिखाई नहीं देती है। तो देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, ये साथ रेत राशन प्रोग्राम। भाई बात ये है कि आप इस किस्म का सेटअप करें, इस किस्म की सूरत हाल करें कि लोगों को ये जो है ना कम से कम खाने की लाइनों में ना लगना पड़े। अब तो बात ये, किसी को रोजगार नहीं दिया गया, जो वादे वईद किए गए, अभी भी अपोजिशन में हमारे दोस्त हैं। आप यूं देख लें कि 100 दिन में मुल्क की तकदीर बदलने वाले थे। आप कहते हैं कि पिछले लोग कर्जे छोड़ के चले गए और दोनों घरानों की बात करते हैं। कुरैशी साहब, बात ये, दोनों घराने जो हैं, हमारे घरानों में महंगाई की ये सूरत हाल नहीं थी आज इस मुल्क की जो सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है आप लोग तो इंसाफ नाम रखा हुआ है, इनको हकीकत जो है उसको इनको तस्लीम करना चाहिए और आवाम की रेस्क्यू के लिए आना चाहिए। ठीक है शहादत साहब, हमें माजिद को सर जी कदर करामी माजिद प्रोग्राम जी। दानियाल साहब क्विकली प्लीज, हमें प्रोग्राम को क्लोज करना चाहिए। अली साहब, आज भी इनकी बातें आप सुने तो इनके पास ये क्या कहते हैं, किससे कितनी वसूली करनी है, किससे कितना निकालना है, किससे क्या करना है, फौरन निकल है। आज भी हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात नहीं कर रहे। आज भी हम नहीं कर रहे कि हम ग्रोथ किस तरह बेहतर करेंगे, हम बिजनेसमैन को किस तरह फैसिलिटेट करेंगे, अपनी पावर्टी को किस तरह काम करेंगे। आज भी हमारी जो सियासत है और इनकी सियासत है वो है ग्रीवियंसेस की, वो है कि किससे किस तरह निकालना है, क्या करना है। अपनी पॉलिसी ना कल थी ना आज है और इनको अगले 10 साल भी दे दें तो ट्रू। शहादत साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, नदीम कुरैशी साहब आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, दानियाल चौधरी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।